दोस्तों आज हम इंडियन फाइनेंशियल मार्केट को करीबी से जानने का प्रयास करेंगे, क्योंकि हमने देखा है बहुत चैलेंजिंग होते हैं नए इन्वेस्टर्स के लिए प्रॉपर ऑथेंटिक सोर्स को जानने का। जनरली ज़्यादातर इन्वेस्टर्स एक्सटर्नल फैक्टर पे, एक्सटर्नल न्यूज़ पे डिपेंड रहते हैं और इससे बहुत सी बार उनको प्रॉपर ऑथेंटिक डेटा नहीं पता होते हैं। जनरली जब आप कोई भी चीज़ पे ज़्यादा पॉजिटिव होते हो या ज़्यादा नेगेटिव होते हो तो जो न्यूज़ है वो आपको एक्सट्रीम लेवल पे ले जाते हैं। दोस्तों इसका मतलब ये है कि अगर मैं कोई भी सब्जेक्ट पे ज़्यादा पॉजिटिव हूँ, फर्ज कीजिए हम इंडियन इकोनॉमी पे एक्सट्रीमली बुलिश है, तो मैं ज़्यादातर न्यूज़ वही दिखेंगे जो बुलिश कंटेंट पब्लिश करते हैं। या तो फिर मैं ज़्यादा नेगेटिव हूँ तो मुझे जनरली ज़्यादातर नेगेटिव न्यूज़ ही मुझे दिखेंगे। डिजिटल का ढांचा कुछ इस प्रकार से गला होता है। तो ये जो डिजिटल मोड पे जब हम न्यूज़ देखते भी है तब हम एक्सट्रीमिस्ट हो जाते हैं, या तो बुलिश मोड पे या बेरिश मोड पे, जो कि बिल्कुल अच्छी बात नहीं है। हमें ये लगने लगता है अगर हम बेरिश होते हैं कि यार दुनिया तबाह होती जा रही है, क्योंकि हमें वही न्यूज़ बार बार दिखाए जाते हैं। और दो पार्ट होते हैं दोस्तों, कुछ बुलिश होते हैं, कुछ बेरिश होते हैं। जब इकोनॉमी अच्छी होती है उस समय बुलिश कंटेंट ज़्यादा आते हैं, बेरिश लोग बैठ जाते हैं। जब बेरिश होती है तो बेरिश लोग खड़े उठते हैं, बुलिश लोग बैठ जाते हैं। हमें प्रॉपर इंफॉर्मेशन इसकी वजह से नहीं मिल पाती है। हम इंडियन फाइनेंशियल मार्केट को जाने और देखें कि कहाँ से मुझे ऑथेंटिक चीज़ें पता लग सकती है। तो दोस्तों आज के एपिसोड में हम लोग इंडियन इकोनॉमी का थोड़ा ओवरव्यू देखेंगे, इंडियन फाइनेंशियल मार्केट को जानने का प्रयास करेंगे, रोल्स ऑफ रेगुलेटर ऑफ फाइनेंशियल मार्केट जानने का प्रयास करेंगे, फाइनेंशियल मार्केट का ढांचा यानी पूरा स्ट्रक्चर जानने का प्रयास करेंगे, और जो पार्टिसिपेंट होते हैं, बहुत सी बार हम शब्द सुनते हैं पोर्टफोलियो मैनेजर, स्टॉक ब्रोकर, डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट, तो ये जो पार्टिसिपेंट है फाइनेंशियल मार्केट के, उनके भी रोल को हम थोड़ा समझने का प्रयास करेंगे। तो रेडी हो जाइए दोस्तों मेरे साथ। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किए सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि इस प्रकार से सब अपडेट आप लोगों को मिलते जाए। दोस्तों सबसे पहले हम इंडियन इकोनॉमी के बारे में कुछ जानकारी लेते हैं। जैसे इंडियन इकोनॉमी जो एक समय पे एग्री ओरिएंटेड इकोनॉमी थी, आज मैन्युफैक्चरिंग सर्विसेज टेक्नोलॉजी बेस्ड इकोनॉमी में कन्वर्ट हो चुकी है। 3/4 जीडीपी, 3/4 ऑफ द जीडीपी अब ये सारे सेगमेंट से आ रहा है। तो जैसे अलग अलग सेगमेंट धीमे धीमे बड़े होते हैं, उनको बहुत से सपोर्ट सिस्टम की दोस्तों जरूर पड़ती है। जैसे इतने वर्षों में हमारा बैंकिंग सिस्टम कितना मजबूत हुआ है। अगर दोस्तों बैंकिंग सिस्टम अच्छा होता है तो दोस्तों क्रेडिट एफिशिएंट कॉस्ट पे मैन्युफैक्चरर्स को या जो भी सीकर्स को मिलती रहती है। उसी प्रकार से दोस्तों सिक्योरिटी मार्केट्स का भी डेवलप होना बहुत जरूरी है, क्योंकि बैंकिंग के साथ जहां पे फंड प्रोवाइड होता है उनको जिनको पैसा चाहिए, वैसे ही सिक्योरिटी मार्केट से भी जो फंड सीकर होते हैं, जिनको फंड की ज़रूरत होती है एक्सपांशन के लिए, उन लोगों को प्रॉपर फंडिंग मिल जाता है। उसके साथ ही ऐसे जो इन्वेस्टर होते हैं जो अच्छी अपॉर्चुनिटी देख रहे होते हैं निवेश की, उनको भी अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ मिलती है। तो दोस्तों सिक्योरिटी मार्केट का भी एक बहुत ही स्ट्रांग होना इकोनॉमी के लिए बहुत ज़रूरी है। इंश्योरेंस मार्केट का भी एक अपना महत्व है। इंश्योरेंस मार्केट जितना डेवलप होता है उतने लोगों की सिक्योरिटी भी अच्छी रहती है, इन्वेस्टमेंट की भी उनको हैबिट पड़ती है। दोस्तों फॉरेन एक्सचेंज मार्केट का भी स्ट्रांग होना जरूरी है, क्योंकि अब हमारी इंडिया की जो इकोनॉमी है ये जुड़ी होती है दुनिया भर की इकोनॉमी के साथ। तो प्लेटफॉर्म्स चाहिए जिसपे लोग दूसरी करेंसी पे भी डील कर सके। वैसे ही दोस्तों कमोडिटी मार्केट का भी स्ट्रांग होना जरूरी होता है। कमोडिटी मार्केट भी यूजर और प्रोड्यूसर दोनों को एफिशिएंट प्राइस देने में सक्षम बना सकता है। इसी प्रकार से दोस्तों जो अलग अलग मार्केट है उनको प्रॉपर वे में मैनेज करना बहुत ही ज़रूरी है और स्टेप बाय स्टेप इनका ग्रोथ होना ज़रूरी है।
दोस्तों सबसे पहले हम फाइनेंशियल मार्केट को समझेंगे। द फाइनेंशियल मार्केट एनेबल्स द एफिशिएंट यूज ऑफ रिसोर्सेज फॉर प्रोडक्टिव पर्पस इन द इकोनॉमी। ये जो रिसोर्सेज होते हैं इनका यूज करने वाले खुद गवर्नमेंट होती है, बिजनेसेस होते हैं। ये जो रिसोर्सेज होती है उनका यूज करने वाली खुद गवर्नमेंट भी होती है, बिजनेस हाउसेस भी होते हैं और हाउस होल्ड भी होते हैं। दोस्तों हर एक जिसको फंड चाहिए अपनी एक्टिविटी रन करने के लिए उनको फंड यहां से मिल सकता है। दोस्तों गवर्नमेंट, बिजनेसेस या इवन हाउस होल्ड सरप्लस फंड इन्वेस्ट करने के लिए भी इसका इस्तेमाल करते हैं और इंस्टीट्यूशंस, इंश्योरेंस, म्यूचुअल फंड्स या कई इंटरमीडिएटरीज यही फंड को प्रॉपर जगह पे मैनेज करने में भी मदद करते हैं। दोस्तों फाइनेंशियल मार्केट इंश्योर करता है कि इकोनॉमिक एक्टिविटी प्रॉपर वे में चलती जाए और वो लोग जिनको कंज्यूम करना है या वो लोग जिनको लैंड करना है दोनों को प्रॉपर वे में सपोर्ट मिलता जाए और एफिशिएंट मार्केट रहे। जैसे दोस्तों बैंक्स होती है, बहुत जगह से उनके पास डिपॉजिट्स आती है, जिनको इन्वेस्ट करना था उन लोगों ने डिपॉजिट के रूप में बैंक में निवेश किया और वही फंड जिन लोगों को पैसा चाहिए होता है उनको लैंडिंग भी प्रोवाइड की जाती है, तो इन्वेस्टर्स को भी प्रॉपर रिटर्न मिले इन्वेस्टमेंट के और जिन्होंने पैसा लिया, बोरो किया, उनको भी प्रॉपर एफिशिएंट प्राइस पे बोरोइंग हो पाया। तो इन्वेस्टर भी खुश, बोरोवर भी खुश। यही चीज को कंटिन्यू मेंटेन रखना, प्रॉपर समय पे प्रॉपर डेटा मिलना जिससे लेंडर भी और बोरोवर भी दोनों ही प्रॉपर डिसीजन ले सके। इन्वेस्टर के लिए प्रॉपर इन्वेस्टमेंट और एग्जिट फॉर्म ये प्रोवाइड करना फाइनेंशियल मार्केट का रोल होता है। दोस्तों फाइनेंशियल मार्केट को अगर हम पूरे रूप में देखें तो ये दो पार्ट में बटा हुआ है। एक होता है दोस्तों मनी मार्केट और एक होता है दोस्तों सिक्योरिटी मार्केट। आगे मनी मार्केट भी बटा हुआ है दो पार्ट में, ऑर्गेनाइज मार्केट एंड अनऑर्गेनाइज मार्केट। ऑर्गेनाइज मार्केट में भी जब आप डेप्थ पे जाते हो तब आप पाते हो शॉर्ट टर्म लेंडर्स, बोरोइंग वगैरह। उसी प्रकार से अनऑर्गेनाइज मार्केट में भी लेंडर्स, बोरोअर्स होते हैं। दूसरी तरफ आप सिक्योरिटीज मार्केट को देखते हो। सिक्योरिटीज मार्केट में भी दो मार्केट होते हैं, एक होता है प्राइमरी मार्केट प्री आईपीओ, एक होता है सेकेंडरी मार्केट पोस्ट आईपीओ। इसी पूरे चित्र में आपका फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस आ जाते हैं। अब दोस्तों हम बात करेंगे रेगुलेटर्स ऑफ फाइनेंशियल मार्केट। दोस्तों रेगुलेटर में 8 अलग अलग रेगुलेटर्स है, जिसमें सबसे पहले रेगुलेटर का नाम आता है मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। दोस्तों डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंस के पास कई अलग अलग रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती है और इसीलिए इनके 5 डिपार्टमेंट होते हैं। सबसे पहला डिपार्टमेंट अगर हम देखें, डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स, जिनका रोल होता है इंडिया की मैक्रो इकोनॉमिक पॉलिसीज, सिक्योरिटीज मार्केट्स को देखने का। सेकंड, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस का पहला मैंने बताया डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स, उसी तरह से दूसरा है डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू। डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू में जो अलग अलग प्रकार के जो टैक्सेस गवर्नमेंट के पास आते हैं ये पोर्शन रहता है। तीसरा है डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर। डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर में फाइनेंशियल असिस्टेंस दिया जाता है स्टेट्स बोरोइंग को भी। एम्प्लॉयज जो गवर्नमेंट के होते हैं वो एक्सपेंडिचर भी यहीं पे आता है। उसके अलावा चौथा है दोस्तों डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज, जिसमें आपकी पब्लिक सेक्टर बैंक्स होती है, लाइफ इंश्योरेंस कंपनीज होती है, पेंशन फंड्स होते हैं वगैरह वगैरह। और लास्ट पांचवा होता है डिपार्टमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट एंड पब्लिक एसेट मैनेजमेंट। इस 5 पार्ट में आपका मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस बटा हुआ है। एक सबसे पहला रेगुलेटर हुआ मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, उसी प्रकार से दूसरा रेगुलेटर होता है मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स। मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स इट एक्सरसाइजेस द सुपरविजन of Institution of Chartered Accountants of India, Institution of Company Secretaries and Institution of Cost Accountant of India। तीसरे रेगुलेटर है रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज और चौथी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। दोस्तों मेन फंक्शन आरबीआई के उसमें आता है मॉनिटरिंग फिस्कल पॉलिसीज, जैसी हम लोग हर महीना
फिस्कल पॉलिसीज देखते हैं जहां पे हमको पता चलता है इंटरेस्ट रेट बढ़े कि नहीं है, घटे हैं। तो ये सारी चीज़ों की जानकारी के लिए हम डायरेक्टली आरबीआई की वेबसाइट पे भी जा सकते हैं। दोस्तों पूरे फाइनेंशियल सिस्टम का रेगुलेटर और सुपरवाइजर है, ये मैनेजर है फॉरेन एक्सचेंज यानी फॉरेन करेंसी का। दे आर इशूअर ऑफ द करेंसीज और इकोनॉमिक डेवलपमेंट भी उनका रोल बहुत तगड़ा होता है। दोस्तों सबसे अगत्य का पेमेंट और सेटलमेंट सिस्टम के भी ये सुपरवाइजर है। और सबसे खास चीज, हमारी सब बैंक्स होती है, एचडीएफसी बैंक, एसबीआई, इनकी बैंक्स की बैंक होती है आरबीआई। दोस्तों पांचवी और महत्वपूर्ण रेगुलेटर होती है सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया यानी कि सेबी। दोस्तों सेबी के फंक्शन में महत्व का फंक्शन आता है रेगुलेटिंग एंड रजिस्ट्रेशन ऑफ मेजॉरिटी ऑफ द इंटरमीडिएटरीज, जैसे स्टॉक ब्रोकर हुए, फाइनेंशियल एडवाइजर हुए, इन्वेस्टमेंट एडवाइजर, पोर्टफोलियो मैनेजर, वेंचर कैपिटल फंड वगैरह वगैरह। इनका रजिस्ट्रेशन से लेके रेगुलेशन सेबी के ध्यान में होता है। दोस्तों अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस हो रही हो उनको भी मॉनिटर सेबी करती है और उनका ध्यान रहता है। रेगुलर बेसिस पे इंक्वायरीज और इंस्पेक्शन भी सब पार्टिसिपेंट का करना सेबी के रोल में आता है। तो ओवरऑल दोस्तों सेबी का पर्पस रहता है इन्वेस्टर जो निवेश कर रहे हैं उनकी सिक्योरिटी को ध्यान में रखे और मार्केट को डेवलप करे। सेबी के बाद छठा रेगुलेटर है इरडाई, इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। आपकी सारी इंश्योरेंस की कंपनीज इरडाई के अंदर आती है। सातवां रेगुलेटर है पीएफआरडीए, पेंशन फंड्स रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी, जहां पे आपकी पेंशन योजनाएं जैसे कि एनपीएस, नेशनल पेंशन सिस्टम वगैरह आती है। और आखिरी और आठवीं है दोस्तों एसआरओ यानी सेल्फ रेगुलेटरी ऑर्गेनाइजेशन। दोस्तों इन 8 पार्ट में फाइनेंशियल मार्केट की रेगुलेटरीज है। तो अब जब हमने रेगुलेटरीज को जाना है, अब दोस्तों फाइनेंशियल मार्केट का पूरा ढांचा जानना जरूरी है कि कौन सी एक्टिविटी कहां पे होती है। दोस्तों अब तक मैं आपको रिवाइज करा दूं, अब तक दोस्तों हमने इंडियन इकोनॉमी जाना, फाइनेंशियल मार्केट जाना, फाइनेंशियल मार्केट के रेगुलेटर्स को जाना और हम पूरा ढांचा समझने का प्रयास करेंगे। दोस्तों फाइनेंशियल मार्केट के स्ट्रक्चर में सबसे पहला रोल होता है बैंकिंग सिस्टम का। दोस्तों बैंकिंग सिस्टम सबसे अगत्य का ढांचा इसलिए है क्योंकि यहाँ पे बहुत से हाउस होल्ड की पूंजी होती है, उनका निवेश होता है और उसे प्रोवाइड किया जाता है यानी बोरो किया जाता है उन बिजनेस हाउसेस को जिनको डेवलपमेंट में इसकी जरूरत होती है। तो इस पूरे सिस्टम का ध्यान रखने के लिए, रेगुलेट करने के लिए होती है आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इनका रेगुलेटर है जो मॉनिटर करती है। दोस्तों इसी बैंकिंग सिस्टम में जो सबसे पहले पार्टिसिपेंट होते हैं वो है बैंक्स खुद। दोस्तों जी हाँ, बैंक वो जगह है जहां पे बहुत से लोग इन्वेस्ट करते हैं डिपॉजिट्स में और पैसा फंड किया जाता है। उसके अलावा सेटलमेंट और ट्रांजैक्शन का भी रोल बैंक का ही होता है। साथ ही में बैंक्स दोस्तों टाई अप करती है म्यूचुअल फंड, इंश्योरेंस, पोर्टफोलियो मैनेजर्स के साथ और उनकी भी थर्ड पार्टी एग्रीगेटर की तरह प्रोडक्ट सेल या सर्विसेज सेल करते हैं। सेकंड दोस्तों बैंक के अलावा सेकंड बड़ा इंपॉर्टेंट पार्टिसिपेंट हुआ कॉमर्शियल बैंक्स, शेड्यूल्ड कॉमर्शियल बैंक, जिसमें आपकी पब्लिक सेक्टर बैंक, प्राइवेट सेक्टर बैंक, फॉरेन बैंक एंड रीजनल बैंक्स, इधर रीजनल बैंक और नॉन शेड्यूल्ड बैंक, कोऑपरेटिव बैंक्स भी इसी पोर्शन में आती है। इनके अलावा दोस्तों इसके अलावा तीसरा पार्टिसिपेंट जो आरबीआई ने सेट किया वो है पेमेंट बैंक्स। दोस्तों पेमेंट बैंक्स को बनाया गया फाइनेंशियल इंक्लूजन को बढ़ाने के लिए। यहाँ पे भी लोग अपनी सेविंग्स करते हैं और जहाँ कॉस्ट स्पेंड करना हो वहाँ स्पेंड करते हैं, पर पेमेंट बैंक में कैप रहता है 1 लाख से ज़्यादा हम यहाँ पे नहीं कर सकते हैं सेव। दोस्तों चौथा पार्टिसिपेंट स्मॉल फाइनेंस बैंक्स जो कुछ समय पहले ही अस्तित्व में आए। दोस्तों ये भी फाइनेंशियल इंक्लूजन को और पेनेट्रेट करने के लिए बना गया और खास करके उन रीजनल, उन रूरल जगह पे जाने के लिए जहां पे फाइनेंशियल अभी पहुंचा नहीं था। वो अनऑर्गेनाइज सेक्टर जो है उसको टैप करने का काम हुआ स्मॉल फाइनेंस बैंक का। दोस्तों छठा इंपॉर्टेंट पार्टिसिपेंट हुआ नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी
और हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज। दोस्तों नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी या एनबीएफसी का महत्व बहुत बढ़ता जा रहा है इंडियन मार्केट में। दोस्तों इनका भी रोल बैंक जैसा है पर बहुत ही की डिफरेंसेस होते हैं। दोस्तों एनबीएफसी के आने के बाद आपने बहुत ग्रोथ देखा है रिटेल फाइनेंस में, गोल्ड फाइनेंस में और काफी अलग अलग फाइनेंस में। हाउसिंग फाइनेंस जो अभी हमने बात की, ये दोस्तों खास बनाया गया है हाउसिंग पे फाइनेंस करने के लिए। ये इनिशियली नेशनल हाउसिंग बोर्ड में आता था पर अब ये आरबीआई के ही अंडर में है। तो आप डिफरेंशिएट भी कर सकते हो, जैसे बजाज फाइनेंस कंपनी है वो आपकी एनबीएफसी कंपनीज में हुई, मुथूट फाइनेंस, दिस ऑल आर एनबीएफसीज, आइदर यू से आरईसी। पर अगर आप हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज देखते हो तो एचडीएफसी, दिवास हाउसिंग, इंडिया बुल हाउसिंग फाइनेंस, ये सारी प्रॉपर हाउसिंग फाइनेंस में काम करती है, राइट। दोस्तों तो 5 पार्टिसिपेंट हम देख चुके हैं। पहला पार्टिसिपेंट बैंक था, दूसरा पार्टिसिपेंट आपका कमर्शियल बैंक थी जिसमें आपकी एचडीएफसी बैंक, एसबीआई बैंक वगैरह वगैरह आती है। तीसरी हमने किसकी बात की थी बताओ? पेमेंट बैंक। आप जानते ही हो एयरटेल इज ऑल्सो वन टाइप ऑफ पेमेंट बैंक। आजकल आप बहुत से पेमेंट बैंक के माध्यम से भी पेमेंट करने लगे हो। फिर चौथा हमने क्या डिस्कस किया? स्मॉल फाइनेंस बैंक, जहां पे आपकी कई स्मॉल फाइनेंस बैंक के आईपीओ भी आप लोगों ने देखे, उज्जीवन हो, एयू हो। उसके बाद हमने एनबीएफसी और हाउसिंग फाइनेंस कंपनी डिस्कस की। एंड सिक्स्थ इज P2P लैंडिंग, इट इज कॉल्ड एज पीयर टू पीयर लैंडिंग। दोस्तों पीयर टू पीयर लैंडिंग भी पर्सनली बेसिस पे की जाती है कुछ प्लेटफॉर्म्स के द्वारा, इनको भी रेगुलेट करता है आरबीआई। ये वन टाइप ऑफ अनसिक्योर्ड लैंडिंग हुआ। Friends, seventh is money market. So money market is the part of financial institution where instruments like short-term notices are traded. दोस्तों मनी मार्केट में कॉल मैच्योरिटीज आते हैं जो कि ओवरनाइट भी रहते हैं, या उसके साथ 14 दिन की मैच्योरिटी के भी इंस्ट्रूमेंट्स आते हैं। इनके अलावा कॉमर्शियल पेपर, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट वगैरह भी मनी मार्केट का ही एक पार्ट होते हैं। यहाँ पे दोस्तों प्राइमरी डीलर्स, बैंक्स, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस एक मेजर प्लेयर होते हैं। दोस्तों 8वां और महत्वपूर्ण पार्टिसिपेंट है फॉरेन एक्सचेंज मार्केट। जिस प्रकार से इंडिया के इंपोर्ट और एक्सपोर्ट दूसरी कंट्री के साथ बढ़ते जा रहे हैं, हमें ये मार्केट को भी प्रॉपर वे में रन करना और इसका एक्सपांशन होना बहुत जरूरी है कंट्री के लिए। यहाँ पे दोस्तों पेयर बनाई जाती है, जैसे यूएसडी आईएनआर। तो यूएसडी आईएनआर जैसे 71 रुपीस है, तो ये कैसे होता है? यूएसडी का रिलेशन आईएनआर के साथ यहाँ पे देखा जाता है। तो यूएसडी अपनी बेस करेंसी हुई और आईएनआर कोटिंग करेंसी हुई। 71 रुपीज मतलब 71 रुपीज, 71 आईएनआर से 1 यूएसडी आ सकता है। इस प्रकार से भाव देखा जाता है। दोस्तों आप साइट्स पे कई करेंसी की पेयर देख पाओगे, जैसे हमने यूएसडी आईएनआर की बात की, यूरो आईएनआर, जेपीएन आईएनआर वगैरह वगैरह। 9th इंपॉर्टेंट पार्टिसिपेंट है क्रेडिट इंफॉर्मेशन कंपनीज। दोस्तों क्रेडिट इंफॉर्मेशन कंपनीज एड्रेस करती है एक बड़ी चैलेंज जो कि होती है लोन प्रोवाइडिंग कंपनीज को। उन लोगों को प्रॉपर डेटा मिले जो प्रॉपर वे में लोन लेने के बाद उसकी भरपाई करते हैं। तो क्रेडिट इंफॉर्मेशन कंपनीज का एक बड़ा रोल होता है ये ट्रांसपेरेंसी के अंदर। आपने सिबिल सुना होगा बहुत सी बार। सिबिल, आप लोग जब लोन लेते हो, होम लोन या कार लोन, तब सिबिल देखा जाता है। यही सिबिल आपकी लोन हिस्ट्री भी बताता है पास्ट की। दोस्तों 10वां पार्टिसिपेंट हुआ अकाउंट एग्रीगेटर्स। जैसे आपने जोमेटो सुना है, स्विगी खुद सुना है, ये भी एक एग्रीगेटर हुए। ये क्या करते हैं? जिनको खाना चाहिए उनको रेस्टोरेंट से खाना प्रोवाइड करते हैं। उसी प्रकार से दोस्तों कस्टमर की इंफॉर्मेशन लेजिटिमेट वे में प्रोवाइड करने का काम अकाउंट एग्रीगेटर का होता है, जो कि आरबीआई से लाइसेंस लिए हुई संस्थाएं होती है। राइट फ्रेंड्स, तो ये सब हुए अलग अलग पार्टिसिपेंट्स और उनके रोल। दोस्तों हम सबसे पहले अभी देख रहे थे स्ट्रक्चर ऑफ फाइनेंशियल मार्केट, उसमें पहला देखा हमने बैंकिंग सिस्टम। बैंकिंग सिस्टम के साथ ही जो दूसरा इंपॉर्टेंट रोल प्लेयर है वो है सिक्योरिटी मार्केट। तो हम सिक्योरिटी मार्केट के बारे में कुछ जानकारी लेंगे। दोस्तों तो सिक्योरिटी मार्केट क्या प्रोवाइड करता है? सिक्योरिटी मार्केट एक एफिशिएंसी क्रिएट करता है ऐसे लोगों की जो लोगों को सेव करना है। जैसे बैंकिंग में सेव करना था फिक्स डिपॉजिट में, तो आपने बैंक में जाके एफडी की। उसी प्रकार से जब इन्वेस्टर को बिजनेसेस में सेव करना होता है, हाउस होल्ड सेव करते हैं
तो उनको जो कंपनी में सेव किया होता है उनका एक पोर्शन मिलता है। वैसे ही जो कंपनीज फंड रिक्वायर करती थी उनको फंड मिलता है और उसके बदले में वो अपने शेयर्स प्रोवाइड करते हैं। ये पूरी सिस्टम प्रॉपर वे में चले ये देखती है सेबी, और ये पार्ट है सिक्योरिटी मार्केट का। ये सिक्योरिटीज मार्केट जैसे हमने पहले बताया 2 पार्ट में बटा हुआ है, प्राइमरी मार्केट, सेकेंडरी मार्केट। प्राइमरी मार्केट वो मार्केट हुआ जहां पे आईपीओ से पहले फंड रेजिंग की जाती है कंपनियों के द्वारा और शेयर इशू किए जाते हैं। सेकेंडरी मार्केट यानी जब कंपनी लिस्ट हो जाती है, इन्वेस्टर चाहे तो बाय कर सकते हैं, इन्वेस्टर चाहे तो एक्सचेंज के माध्यम से बाय और सेल दोनों कर सकते हैं, यानी वो एडिशन भी कर सकते हैं, एग्जिट भी हो सकते हैं। इसी सिक्योरिटी मार्केट में पहला पार्ट है स्टॉक मार्केट, यानी ये वो जगह है जहां से स्टॉक एक्सचेंज होते हैं। स्टॉक एक्सचेंजेस यानी एनएससी बीएससी के माध्यम के द्वारा, स्टॉक ब्रोकर्स के थ्रू। यहां पे दोस्तों स्टॉक मार्केट जितना ब्रॉडर वे में एक्सपांड हुआ होता है उतनी ज्यादा अपॉर्चुनिटीज मिलती है इन्वेस्टर को डिफरेंट वाइड ऑफ वेराइटीज ऑफ कंपनीज या अलग अलग इंडस्ट्री में पैसा निवेश करने की एक अपॉर्चुनिटी। उसी प्रकार से जो कंपनीज होती हैं जिनको फंड रेज करना होता है वो स्टॉक एक्सचेंज के माध्यम से फंड रेज करते हैं, उसके बदले वो शेयर ऑफर करते हैं। हमने पहले तरीके बैंकिंग सिस्टम में देखा था कि बैंक्स फंड रेज कंपनी फंड रेज कैसे करती है, लोन के द्वारा, जहां पे इंटरेस्ट के साथ वो लोग पे करते हैं। सिक्योरिटी मार्केट में जब उनका फंड रेज होता है तो कोई उनको इंटरेस्ट पे नहीं करना है, पर वो लोग जब उन्होंने फंड लिया तो उसके बदले इन्होंने शेयर प्रोवाइड किए, तो अपना एक पार्ट उन्होंने इन्वेस्टर को दे दिया जो इन्वेस्टर के लिए ज्यादा बेनिफिशियल है। अब जैसा दोस्तों हमने स्टॉक मार्केट देखा जहां पे फंड रेज किया और उसके बदले में स्टॉक दिए, वैसा ही बॉन्ड मार्केट भी है। बॉन्ड मार्केट में भी कंपनीज फंड रेज करती है पर उसके अगेंस्ट में वो शेयर नहीं देते हैं, उसके अगेंस्ट में उनकी लायबिलिटी फिक्स होती है कि उनको इतना पैसा इतना ब्याज देना है। तो बॉन्ड मार्केट में इंटरेस्ट पे किया जाता है, स्टॉक मार्केट में शेयर दिए जाते हैं जिससे प्रॉफिट शेयर किया जाता है। राइट दोस्तों, थर्ड मार्केट हुआ डेरिवेटिव मार्केट। स्टॉक मार्केट, बॉन्ड मार्केट, डेरिवेटिव मार्केट। दोस्तों डेरिवेटिव मार्केट का खुद का कोई वजूद नहीं होता है, वो एक दूसरी प्रोडक्ट में से डिराइव किया जाता है। तो ये डेरिवेटिव मार्केट का ज्यादातर उपयोग होता है लिवरेजिंग के लिए। फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस जो आपने नाम सुने हुए हैं ये डेरिवेटिव का ही एक पार्ट होते हैं। डेरिवेटिव दोस्तों स्टॉक में भी होता है, करेंसी में भी होता है, तो कमोडिटी में भी होता है। दोस्तों चौथा मार्केट हुआ म्यूचुअल फंड। स्टॉक मार्केट, बॉन्ड मार्केट, डेरिवेटिव मार्केट एंड म्यूचुअल फंड मार्केट। दोस्तों म्यूचुअल फंड मार्केट को बहुत ही बढ़िया सफलता मिली है भारत में और दुनिया भर में। ये पूल अकाउंट होता है जहां पे इन्वेस्टर इन्वेस्ट करते हैं और कुछ फंड मैनेजर द्वारा, एएमसी कंपनीज द्वारा फंड मैनेज किया जाता है और इन्वेस्टर को रिटर्न मिलते हैं। म्यूचुअल फंड एक ग्रोइंग इंडस्ट्री है इंडिया की। दोस्तों म्यूचुअल फंड के बाद 5 में हुए पोर्टफोलियो मैनेजर्स। जैसा म्यूचुअल फंड एक तरीका हुआ रिटेल इन्वेस्टर्स के इन्वेस्ट करने का, वैसे ही पोर्टफोलियो मैनेजर्स रिटेल नहीं बल्कि हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल के फंड मैनेज करते हैं। उनके इंडिविजुअल अकाउंट में, हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल के खुद के अकाउंट में जो फंड होता है उसको पोर्टफोलियो मैनेजर्स अपनी मास्टरी के हिसाब से मैनेज करते हैं और अच्छे रिटर्न देने का प्रयत्न करते हैं। पोर्टफोलियो मैनेजर्स भी बहुत ही बढ़िया प्रकार से ग्रोथ ऑल ओवर इंडिया में करते जा रहे हैं। आप जानते ही हो दोस्तों, हमने भी इसी साल इंडिया फ्रंट रनर फंड नाम का जो फंड डेवलप किया वो इसी प्रोडक्ट का एक पार्ट है। दोस्तों छठे हुए इन्वेस्टमेंट एडवाइजर्स। अब इतना बड़ा मार्केट है, इतनी ज्यादा प्रोडक्ट्स की सिलेक्शन है, तो ज्यादातर लोग जो दूसरी कोई फील्ड से होते हैं उनको मदद करते हैं इन्वेस्टमेंट एडवाइजर्स। इन्वेस्टमेंट एडवाइजर्स की मदद से इन्वेस्टर, रिटेल इन्वेस्टर खास करके प्रॉपर इन्वेस्टमेंट करने की चॉइस कर सकते हैं। दोस्तों सातवां हुआ ऑल्टरनेट इन्वेस्टमेंट फंड, जो अगेन इन्वेस्टमेंट का पूल है पर म्यूचुअल फंड की तरह प्रॉपर रिटेल के लिए नहीं, ये बड़े इन्वेस्टर का एक पूल होता है जहां पे अगेन वेल मैनेज होता है, एक थीम पे होता है और इन्वेस्टर को अच्छे रिटर्न मिलने की संभावना
होती है। और 8वें पार्टिसिपेंट लास्ट बट नॉट लीस्ट आर क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज। जैसे दोस्तों हमने हमारी खुद की सिबिल देखी, वैसे ही जब कोई कंपनी अपना आईपीओ लाती है उस समय आप देखते होंगे अलग अलग रेटिंग एजेंसीज ने उनको रेट किया हुआ है उनकी फाइनेंशियल पोजीशन देखने के बाद। तो ये क्रेडिट रेटिंग एजेंसी का बहुत बड़ा महत्व फाइनेंशियल मार्केट में होता है, ताकि जो निवेशक हो उनको प्रॉपर गाइडेंस क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज द्वारा मिले। रेटिंग के द्वारा आप जान सको कि ये कंपनी के बॉन्ड में या स्टॉक में मुझे निवेश करना चाहिए कि नहीं। दोस्तों ये 8 थे सिक्योरिटीज मार्केट के अलग अलग पार्टिसिपेंट। दोस्तों स्ट्रक्चर ऑफ फाइनेंशियल मार्केट में हमने पहले देखा बैंकिंग सिस्टम, फिर देखा सिक्योरिटी मार्केट और थर्ड आता है इंश्योरेंस मार्केट। 2001 के बाद दोस्तों इंश्योरेंस मार्केट को प्राइवेट के लिए ओपन किया गया। उसके बाद इंश्योरेंस में जबरदस्त ग्रोथ पाया गया है। इंश्योरेंस मार्केट 2 पार्ट में होते हैं। वन इज लाइफ इंश्योरेंस, जहां पे हम हमारे लाइफ को सिक्योर करते हैं। सेकंड इज नॉन लाइफ, हम जनरल इंश्योरेंस भी कहते हैं, जिसमें हेल्थ, मोटर, फायर वगैरह का हम हमारा इंश्योरेंस लेते हैं। ये जो इंश्योरेंस है ये दोस्तों कंपनी के द्वारा बैंक एश्योरेंस में एजेंट्स के चैनल्स के द्वारा या कॉर्पोरेट एजेंट्स के द्वारा हम तक पहुंचाए जाते हैं। राइट दोस्तों, तो हमने बैंकिंग देखा, हमने सिक्योरिटी मार्केट देखा, इंश्योरेंस मार्केट, और चौथा और इंपॉर्टेंट है PFRDA पेंशन फंड। दोस्तों भारत में जिस प्रकार से आने वाले समय में, आज भारत यंग कंट्री है, पर आने वाले समय में रिटायरमेंट की जरूरत इस यंग कंट्री को भी पड़ेगी। उसके साथ एक बड़ा अनऑर्गेनाइज मार्केट है। तो इन मार्केट को प्रॉपर कैटर करने के लिए पेंशन फंड्स का होना बहुत ही आवश्यक है। नेशनल पेंशन स्कीम इसी का ही एक बड़ा पार्ट है, जहां पे वॉलंटियर अपने हिसाब से अपनी पेंशन को फिक्स कर सकते हैं। अब दोस्तों लास्ट हम लोग देखेंगे जो अलग अलग पार्टिसिपेंट हैं उनके रोल। तो सबसे पहले सिक्योरिटी एक्सचेंज का रोल जानना जरूरी है। दोस्तों सिक्योरिटी एक्सचेंज का बहुत बड़ा रोल होता है, क्योंकि पूरे भारत या पूरी दुनिया से कोई इन्वेस्टर पैसे लगाता है, उसको शेयर मिलने चाहिए। कोई शेयर बेच रहा है, उसको पैसे मिलने चाहिए। ये पूरी सिस्टम को सेट करने का काम सिक्योरिटी एक्सचेंज करती है। भारत में 2 मेजर स्टॉक एक्सचेंजेस है, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज एंड नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, दैट इज NSE। क्लियरिंग कॉर्पोरेशन सेकंड एंड मेजर पार्टिसिपेंट। क्लियरिंग कॉर्पोरेशन एक इंपॉर्टेंट पार्ट है स्टॉक एक्सचेंज के। दोस्तों क्लियरिंग कॉर्पोरेशन का रोल है, जब कभी कोई इन्वेस्टर ने माल लिया तो उसको स्टॉक मिलने चाहिए, किसी ने बेचा तो उसको पैसे मिलने चाहिए। पूरी सिस्टम स्मूथ में चलाने का काम है क्लियरिंग कॉर्पोरेशन का। जब कोई माल बेचता है तो उसे कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि उसको पैसे मिल जाएंगे। वैसे ही जब कोई पैसा देता है उसको भी कॉन्फिडेंस चाहिए कि मेरे को स्टॉक मिल जाएगा। ये पूरा सिस्टम रन करता है आपका क्लियरिंग कॉर्पोरेशन। ये भी देखता है कि कोई डिफॉल्ट ना हो, इन्वेस्टर प्रोटेक्टेड रहे, ऐसा ना हो कि कोई मेंबर पे ना कर सके। दोस्तों सिक्योरिटी एक्सचेंजेस, क्लियरिंग कॉर्पोरेशन और तीसरे इंपॉर्टेंट पार्टिसिपेंट हुए डिपोजिटरी पार्टिसिपेंट। दोस्तों ये एनेबल करते हैं कि आपके जो ट्रांजैक्शंस है वो सक्सेसफुल रहे। जैसे कि आपने अगर शेयर बेचे हैं तो आपके जो शेयर लिए हुए हैं वो एक डिमेट अकाउंट में होते हैं जो डिपोजिटरी पार्टिसिपेंट ने ओपन किया होता है। तो आपके डीपी अकाउंट में जो स्टॉक है वो स्मूथली जाए, या आपने जब शेयर लिए तो स्मूथली आपके अकाउंट में आए, ये देखता है डिपोजिटरी पार्टिसिपेंट। जब आप अकाउंट ओपन करते हो तो आपका एक डीपी अकाउंट ओपन होता है जहां पे आपके स्टॉक्स होते हैं। डिपोजिटरी पार्टिसिपेंट बैंक्स या ब्रोकर्स होते हैं। फोर्थ इज कस्टोडियंस। Custodians work typically with institutional investors. They hold securities and manage transactions on behalf of these institutional investors. They are also responsible for collecting the benefits and rights of these investors. आपने देखा होगा पोर्टफोलियो जब हम कहीं ओपन करते हैं, पोर्टफोलियो में भी कस्टोडियन का एक बड़ा रोल होता है। फ्रेंड्स फिफ्थ आर स्टॉक ब्रोकर्स। स्टॉक ब्रोकर्स आर ट्रेडिंग मेंबर ऑफ स्टॉक एक्सचेंजेस। दोस्तों जो हमारे पास जो टर्मिनल आता है, जो ट्रेडिंग टर्मिनल प्रोवाइड किया जाता है,
यस ब्रोकर के द्वारा प्रोवाइड किया जाता है और हम वो ब्रोकर के टर्मिनल के द्वारा बाय या सेल के ट्रांजैक्शंस रखते हैं। स्टॉक ब्रोकर्स के सब ब्रोकर्स भी होते हैं या ऑथोराइज पर्सन भी उनके नीचे होते हैं जिनके द्वारा नॉर्मल इन्वेस्टर्स अपना काम करते हैं। इनके अलावा इन्वेस्टमेंट बैंक्स होती है जो स्ट्रेटेजिक एडवाइस प्रोवाइड करती है गवर्नमेंट को, कंपनीज को या इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स को। दोस्तों इंश्योरेंस कंपनीज होती है जो हमें अलग अलग प्रकार का इंश्योरेंस प्रोवाइड करती है, जिसमें आपकी HDFC लाइफ, जिसमें आपकी SBI लाइफ या LIC आती है। अभी जो हमने स्टॉक ब्रोकर्स की बात की तो स्टॉक ब्रोकर में आपके मोतीलाल, जीरोधा, ICICI सिक्योरिटीज, ये सब स्टॉक ब्रोकर आते हैं। तो अलग अलग पार्टिसिपेंट जो है उनका अलग अलग रोल यहाँ पे होता है। दोस्तों पेंशन फंड्स ऑथोराइज किए जाते हैं, इन्वेस्टर्स जो सेव करते हैं रिटायरमेंट कॉर्पस बनाने के लिए, तो एज पर इन्वेस्टर गाइडेंस डेब्ट या इक्विटी में ये पेंशन फंड्स इन्वेस्ट करते हैं। लंबे समय तक लोग इसमें पैसे लगाते रहते हैं कि ये रिटायरमेंट कॉर्पस होता है और वो कॉर्पस में से हमें जिंदगी भर पैसा मिलता जाए, ऐसा प्लानिंग पेंशन फंड का होता है। दोस्तों एसेट मैनेजमेंट कंपनीज और पोर्टफोलियो मैनेजर्स ये लोग भी कुछ इन्वेस्टर्स का पैसा मैनेज करते हैं। नॉर्मल रिटेल इन्वेस्टर्स का पैसा आपकी AMCs करती है और हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल का पैसा जनरली पोर्टफोलियो मैनेजर्स मैनेज करते हैं। आपका AMC एक पूल है इन्वेस्टमेंट का, सबका इन्वेस्टमेंट साथ में आता है और फोलियो नंबर आपको प्रोवाइड किया जाता है। उसी प्रकार से पोर्टफोलियो एक दूसरी प्रकार का इन्वेस्टमेंट हुआ जिसे हम PMS सर्विस कहते हैं, जहां पे हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल खुद के ही अकाउंट में इन्वेस्ट करते हैं और यहां पे पूल अकाउंट नहीं होता है उनका, इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स के अपने अकाउंट में फंड मैनेज किया जाता है। चलो सोचो और कौन से पार्टिसिपेंट होते हैं, आप सोचो, मेरे को बताओ कि कौन से पार्टिसिपेंट के साथ आपका डील चलता है। एक इन्वेस्टमेंट एडवाइजर्स होते हैं जिनकी एडवाइस आप लेते हो अलग अलग जगह पे इन्वेस्ट करने के लिए, उसका वो लोग चार्ज लेते हैं, तो इन्वेस्टमेंट एडवाइजर्स हुए। इनके अलावा और कौन हुए? बस दोस्तों अभी हमने बात की थी क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज, जिनके रेटिंग को देख के हम लोग डेब्ट में इन्वेस्ट भी करते हैं। इनके अलावा और कौन हुए? KRA रजिस्ट्रेशन एजेंसीज, जहां पे हम हमारा KRA रजिस्टर करते हैं। ये पूरा प्रोसेस KYC के द्वारा होता है ताकि प्रॉपर ऑथेंटिक वे में एक कस्टमर अपने आप को रजिस्टर कर सके इन्वेस्टमेंट से पहले। एम्स जहां पे आप लोगों ने निवेश किया हुआ है वो भी कुछ ऐसी एजेंसी हुई, राइट। इनके अलावा भी कुछ प्लेयर है जिनका अच्छा बड़ा रोल होता है, आपको दिखते नहीं है पर ये पूरी जो स्टॉक मार्केट की जो सिस्टम चलती है उसमें बड़े रोल होते हैं। बहुत सी बार डिविडेंड आया, बोनस आया, तो ये पूरी प्रोसेस यानी आपके अकाउंट में बोनस आना ही चाहिए, आपको डिविडेंड मिलना ही चाहिए, ये पूरी प्रोसेस को स्मूथ कौन करता है? रजिस्ट्रार एंड ट्रांसफर एजेंसीज। इनका रोल है कि ये पूरी प्रोसेस को स्मूथ करे, इन्वेस्टर को कोई तकलीफ ना हो डिविडेंड क्लेम करने में या बोनस क्लेम करने में। दूसरे पार्टिसिपेंट फाइनेंशियल मार्केट के अभी हमने बात की थी NBFC और हाउसिंग फाइनेंस कंपनी। सोचो ये ना होते तो हमें नॉर्मल फाइनेंस कहां से मिलता? हाउसिंग फाइनेंस कंपनी ना हो तो हमें प्रॉपर इतनी पेनिट्रेट जो हुई है हाउसिंग फाइनेंस वो भी नहीं हो पाती। तो ये दोनों पार्टिसिपेंट का भी बहुत ही बढ़िया रोल है। दोस्तों क्रेडिट ब्यूरो और क्रेडिट इंफॉर्मेशन सर्विस जिसकी हमने अभी बात की थी, दोस्तों ये ना हो तो सोचो कौन बताएगा कि आप बहुत ही अच्छे हो और आपने जितनी भी लोन ली है वो प्रॉपर समय पे आपने लौटा दी है, राइट। तो ये सिबिल स्कोर से ही पता चलता है और सेग्रीगेशन होता है कि कौन बढ़िया क्रेडिट के लायक है, उनको सस्ती लोन मिले और जिनकी क्रेडिट अच्छी ना हो उनको महंगी मिले। सब क्यों एक तराजू में तोले जाए जब सबका क्रेडिट अलग अलग है। दोस्तों ये था पूरा इकोनॉमी फाइनेंशियल मार्केट का पूरा स्ट्रक्चर। मुझे उम्मीद है यहां से कुछ जानकारी आप लोगों को फाइनेंशियल मार्केट की जरूर मिली होगी। नेक्स्ट वीक हम लोग सिक्योरिटी मार्केट का पूरा स्ट्रक्चर जानेंगे। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच एंड जय हिंद टू एवरीबॉडी।